चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, वामपंथी आंदोलन। अब ये मुझे पता है इस वामपंथी आंदोलन के बारे में बच्चों ने कम सुना होगा। एक्चुअल में होता क्या है, हम उन छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं जो बहुत ज्यादा नॉमिनल होती है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बना जाती हैं। पहली बात तो हम ये समझेंगे कि वामपंथी होता क्या है, ठीक है ना। रिट का कुछ नहीं है यार, आए रिट जो है, रिट ये मान के चलो 2021 के अंदर जाएगी, रिट का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, अभी कुछ नहीं है। तो वामपंथी आंदोलन क्या होता है, क्या इस शब्द का अर्थ है, इसी के साथ में देखो आपने असहयोग का सुना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सुना है, तो आप बहुत सारे जो नाम जो आंदोलन सुनते हो ना, कई बार उनसे एग्जाम में क्वेश्चन ना कर ऐसी जगह से क्वेश्चन आ जाता है जिसका आपने नाम भी नहीं सुना, या छोड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब देख बात को समझो, यहाँ वामपंथी शब्द क्यों आया, क्या था ये वामपंथी। तो सबसे पहले इस वाम शब्द को समझते हैं। तो वाम शब्द का मतलब यहाँ लेफ्ट है, ठीक है, और अगर हम इसको बात करें तो ये मूवमेंट भी कौन सा कहलाता है, लेफ्ट लिस्ट मूवमेंट, लेफ्ट लिस्ट मूवमेंट। ये शब्द कहां से आया, इसे वामपंथी क्यों कहने लगे, ये वामपंथी आंदोलन था क्या, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लो। जो थोड़ा सा नीचे लिखूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख लेंगे। चलो ये तो दिख ही रहा है ना, ये तो नाम लिखा है मैंने, वामपंथी आंदोलन। नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रही हूं, टेंशन मत लो, वामपंथी आंदोलन, ठीक है। लेफ्ट लिस्ट इसका, लेफ्ट लिस्ट मूवमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में अगर देखा हो सुना हो तो। वाम शब्द का मतलब क्या था, देखो हुआ क्या, फ्रांस के जो राजा थे ना, तो फ्रांस के राजा के पास में दो तरह के व्यक्ति थे। दो तरह के व्यक्ति मतलब एक तो थे राइट में, राइट किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया ना, एक तो थे राइट और एक थे लेफ्ट, ठीक है, इस तरह हो जाएगा, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो राइट वाले जो व्यक्ति थे ना, ये थे परंपरावादी। कैसे व्यक्ति थे बच्चा, परंपरावादी, ठीक है, परंपरागत क्यों कह सकते हो, परंपरागत। ये क्या कहते थे, जो जैसा है वैसा ही चलने दो, जो जैसा है वैसा ही चलने दो, किसी भी चीज में कोई परिवर्तन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, ये पहली बात। दूसरे जो लेफ्ट में बैठे व्यक्ति होते हैं ना, ये जो लेफ्ट वाले, ये क्या कहते हैं, परिवर्तन चाहिए, ये क्या कहते हैं, हमें परिवर्तन चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस था। तो ये जो थे परिवर्तन चाहने वाले व्यक्ति, इन्हीं को हमने आगे चलकर नाम क्या दिया, लेफ्ट लिस्ट, वामपंथी। वो व्यक्ति जो क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। अब देखो इस शब्द पर और आना, परिवर्तन कहां चाहते हैं, समाज में चाहते हैं, ठीक है। समाज में क्या परिवर्तन चाहते हैं, समाज में ये कहते हैं कि जो पूंजीपति है उनका तो विकास हो रहा है, परंतु इन्हीं के साथ जो यानी से नीचे जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर है, जो किसान है, ये और गरीब होता जा रहा है। और यहां से एक विचारधारा निकल कर आती है कि समाज में ये जो बंटवारा हो रखा है, ठीक है, समाज में ये उत्पादन का जो बंटवारा हो रखा है, उत्पादन का बंटवारा जो है उसे क्या करना है, समान करना है। तो इसी को नाम दिया समाजवाद, और इसी को एक आप नाम दे देते हो साम्यवाद। ये लगभग दोनों एक ही चीज के बारे में कहते हैं। ये कहते हैं समाज में समानता लाई जानी चाहिए। समान मतलब समाज में किसी भी चीज का बंटवारा हो, समान रूप में हो, कोई अमीर हो तो समान रूप में हो, कोई गरीब हो तो समान रूप में हो, यहां समानता की बात की जा रही है। तो यहां समझ में आया हुआ क्या था, एक्चुअल में ये विचारधारा निकलकर कैसे आती है। एक व्यक्ति का आपने सबने नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स, हाँ या ना, हाँ या ना, मुझे बताओ, कार्ल मार्क्स का नाम सुना है ना, कार्ल मार्क्स का नाम सुना है। कार्ल मार्क्स जो थे एक तरह से देखे जाए तो कार्ल मार्क्स आपके, इन्होंने एक बात कही थी भाई, कार्ल मार्क्स एक सिंपल सी बात कहे तो कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी से थे। इन्होंने समाजवाद की एक विचारधारा दी थी। सबने सुना है, सब होशियार बच्चे, मुझे पता है, नाम तो सुनने ही हो। क्लास को शेयर करो जितना ज्यादा हो सकता है, ये ध्यान रखो। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, कार्ल मार्क्स जो थे जर्मनी से थे, कहां से, जर्मनी से थे, और इन्होंने समाजवाद की विचारधारा दी थी। इन्होंने क्या किया था, समाजवाद की विचारधारा, विचारक थे एक तरह से। हुआ क्या, देखो यह चीजों को कोरिलेट करना पड़ेगा। अब आप कहोगे मैडम भारत पढ़ाते पढ़ाते आप कहां चले गए हो कार्ल मार्क्स के अंदर, तो चीजों को समझाना पड़ेगा ना। तुम्हें पहले वामपंथी, क्योंकि वामपंथी में है ना, इन्हीं दो चीजों का उद्देश्य चलेगा, समाजवाद और साम्यवाद का। वामपंथी आंदोलन यही था, समाज में साम्यवाद, समाजवाद को स्थापित करना। अमीर गरीब जो है, मजदूर जो वर्ग है, किसान जो है,
उन्हें उनमें क्या लाई जानी चाहिए, समानता लाई जानी चाहिए, इसी चीज पर फोकस करेगा ये। तो यहां कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, आपके यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था, अगर हम बात करें, हालांकि पॉजिटिव थी, औद्योगिक क्रांति होना हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियां स्टैब्लिश हुई थी, बहुत सारी नई मशीनें आई थी, बहुत सारे उत्पादन जो है वो बनने शुरू हुए थे। तो औद्योगिक क्रांति जो थी वो हमारे लिए काफी बेनिफिट में थी, ऐसी बात नहीं है। परंतु उस औद्योगिक क्रांति से जो पूंजीपति है, ठीक है, जो व्यापारी वर्ग थे, वो तो क्या हुए, मजबूत हुए, शक्तिशाली हुए। परंतु बेटा जो किसान थे, जो मजदूर था बेचारा, वो और पिस गया, वो और गरीब हो गया। मजदूर हैं, उनके अगर मशीनें लगा दी, औद्योगिक क्रांतियों में मशीनें आ गई, तो जहां 5 मजदूर चाहिए वहां अब 1 ही मजदूर चाहिए। तो जो 4 मजदूर है वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे किसानों से जो सामान जा रहा था, पहले क्या था, किसानों से सामान जो जाता था वो लोग हाथों से यूज करते थे, ठीक है, बनाना या जो भी कुछ करना होता था। अब क्या मशीनों में जा रहा है, तो लोग भी क्या कर रहे हैं, ज्यादा सामान नहीं खरीद रहे, क्योंकि मशीन जो है उनको आउटपुट ज्यादा दे रहा है। अब वो क्या करते हैं, सामान ज्यादा खरीदते नहीं है, कम खरीदते, तो किसान क्या करेंगे, सस्ते में बेचेंगे, भाई ज्यादा लो, सामान मेरा खराब हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति में जो मजदूर है, जो किसान है ना, वो पिस गए, वो गरीब हो गए बेचारे, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, ठीक है। और जो व्यापारी वर्ग था, जो पूंजीपति वर्ग था, वो और विकसित हो गया। तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि आपके यहाँ जो ये औद्योगिक क्रांति हुई है ना, इस औद्योगिक क्रांति में मजदूर और किसान वर्ग जो है ना, वो बहुत ज्यादा पिस गया। औद्योगिक क्रांति में किसान वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा पिस गया, सबसे ज्यादा उसके सामने समस्या खड़ी हुई है। तो वो क्या करेगा, वो आगे चलकर जैसे औद्योगिक क्रांतियों में पूंजीपति को फायदा होगा, वैसे ही ये मजदूर वर्ग जो है ये मिलकर ऐसी क्रांति करेंगे जिसमें मजदूर और किसान वर्ग का विकास होगा। तो ये क्रांति जो है वो देखने को मिली कहां, रूस में। 1917 में रूस के अंदर सबसे पहले कह सकते हैं देश में साम्यवादी जो क्रांति हुई थी वो कहां हुई है बेटा, रूस में हुई है 1917 में। ये सारी चीजें कोरिलेट करके पढ़ना, चीजें याद रह जाती हैं, ठीक है ना। तो यह चीजें निकल कर आई दिमाग में, क्या समझ में आया। वामपंथी आंदोलन हम भारत में पढ़ेंगे, परंतु भारत से पहले ये भारत में आया कैसे, भैया भारतीयों की देन तो नहीं थी ना, भारतीयों का आइडिया तो नहीं था, कहीं ना कहीं से आया है ना। तो कहां से आया है, कहां से आने में सबसे पहले पता है, वाम शब्द जो है वो फ्रांस से लिया गया, क्योंकि फ्रांस के राजा के पास 2 तरह के व्यक्ति थे, एक राइट और एक लेफ्ट। लेफ्ट को वाम कहते थे, ठीक है। तो जो राइट वाले थे ये परंपरागत थे, जैसा हो रहा है वैसे, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। परंतु जो लेफ्ट में जो थे वो परिवर्तन चाहते थे, वो क्या चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, कोई डिफरेंस क्रिएट करना चाहते थे, एक अलग चीजें बनाना चाहते थे। और इस अलग चीजों में इनका ध्यान गया समाज के ऊपर। तो समाज में ये लोग समानता लाने चाहते थे। ये जो पूंजीपति वर्ग है, जो किसान, जो मजदूर, इनके बीच में जो बहुत बड़ा गैप है, ये और अमीर होता जा रहा है, ये और गरीब होता जा रहा है। तो इनके बीच में ये जो बहुत ज्यादा गैप बढ़ रहा है ना, इसको कम किया जाना चाहिए और इसे बराबर होना चाहिए। पूंजीपति और जो किसान मजदूर वर्ग है ये बराबर होने चाहिए, उत्पादन का बंटवारा समान रूप से होना चाहिए, इसीलिए इसे समाजवाद और साम्यवाद का नाम दिया गया, ठीक है। अब हुआ क्या, समाजवाद और साम्यवाद जो है ना वो पहले निकल कर नहीं आया है, ठीक है, वो पहले से निकल कर आ गया। हालांकि ये शब्द तो कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के एक विचारक थे, ठीक है, जर्मनी के विचारक थे जिन्होंने समाजवाद का विचार दिया, समाजवाद का विचार दिया। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, पुस्तक का नाम क्या था, दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल। तो ये किताब भी इन्होंने लिखी थी, नाम ध्यान रख लिया करो। तो वामपंथी आएगा ना तो वहां कार्ल मार्क्स को जरूर कहीं ना कहीं वो जोड़ लेगा, ठीक है ना। तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी दास कैपिटल, ठीक है, ये उनकी बुक थी, जर्मनी के ये व्यक्ति थे। इन्होंने एक बात कही थी कि जैसे औद्योगिक क्रांति में पूंजीपतियों का विकास हुआ ना, वैसे आगे चलकर भविष्य में ऐसी क्रांति होगी जिसमें मजदूर और किसान वर्ग का क्या होगा, विकास होगा। तो ये चीजें यहां क्लियर होंगी, समझ में आई। अब आगे देखो, आगे हुआ क्या, आगे चलकर अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि क्रांति होगी जिसमें समाजवाद स्थापित होगा। अब अगर छोटे से डिफरेंस की बात करूं मैं, देखो समाजवाद और साम्यवाद एक ही है, समाजवाद या आप कह सकते हो साम्यवाद, बात एक ही है। दोनों में अगर देखी जाए तो ये कहते हैं समाज में समानता स्थापित करना। समाज में क्या स्थापित करना बेटा,
समानता स्थापित करना, ये दोनों एक ही बात करते हैं। एक छोटा सा जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस क्या है? समाजवाद कहता है वर्ग समन्वय, मतलब सभी वर्गों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सब मिलजुल कर रहे। और यहां क्या है? वर्गों का संघर्ष। यहां क्या है? वर्गों का संघर्ष। जो कमजोर है वो संघर्ष कर रहा है बराबर आने के लिए। और यहां क्या है? समाजवाद का मतलब है जो अमीर वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उनकी सहायता कर रहे हैं ताकि वो उठे। यहां क्या दिया जा रहा है? मदद की जा रही है उठाने के लिए गरीब व्यक्तियों को, और यहां गरीब व्यक्ति खुद संघर्ष कर रहे हैं उठने के लिए। एक छोटा सा डिफरेंस है। दोनों का रिजल्ट क्या होगा? समानता। दोनों का रिजल्ट क्या होगा बच्चों? समानता। समाज में क्या स्थापित करना? समानता। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। तो अब इसमें हुआ क्या? देखो कहीं तुम पढ़ते ना समाजवाद, तो समाजवाद का मतलब होता है जो अच्छा, जो शिक्षित, जो धनी वर्ग है वो गरीब व्यक्ति का क्या करे? विकास करने में सहायता करे। ठीक है। और साम्यवाद का मतलब है जो गरीब व्यक्ति है वो संघर्ष करे, वो मेहनत करे और बराबर आए। तभी आपके संविधान के अंदर अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो संविधान में साम्यवाद शब्द लिखा है या समाजवाद शब्द लिखा है? इसका जवाब आप लोग दोगे मुझे, मैं नहीं बताने वाली। आप बताओ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान में साम्यवाद लिखना ज्यादा सही है या समाजवाद लिखना ज्यादा सही है? दोनों की बात एक ही है, दोनों की बात एक ही है, समाज में समानता लेकर आना, ये इनकी समान ये बात है। ठीक है, दोनों के माध्यम से समानता है। परंतु हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द कौन सा लिखा हुआ है? बिल्कुल हमारे समाजवाद जो है इस शब्द की व्याख्या है। क्या कहा? जो गरीब तबके का वर्ग है उसको उठाने के लिए जो अमीर तबका है वो मदद करेगा। ठीक है, गरीब संघर्ष नहीं करेगा बेचारा, गरीब संघर्ष नहीं करेगा। क्या करेगा? जो अमीर तबके का वर्ग है, जो शिक्षित है, वो मदद करेगा उनको उठाने की। बात क्लियर हो गई? चलो सब होशियार बच्चों, मुझे इतना पता चल गया। दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ? चलो अब होता क्या है, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि क्रांति होगी जिसमें मजदूर और किसानों वर्गों की भी सुनी जाएगी, मानी जाएगी, समझी जाएगी। और बिल्कुल यही हुआ दुनिया में, आप कह सकते हैं विश्व में सर्वप्रथम साम्यवादी क्रांति कहां होती है बेटा? साम्यवादी क्रांति कहां होगी? 1917 में। कहां हुई? रूस में होती है। कहां होती है? रूस में होती है। ठीक है, रूस में इस क्रांति का जनक, इस क्रांति को शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन मिलेगा तुम्हें? लेनिन। लगभग कही जाए तो लगभग 1927 से लेकर 1924 तक लेनिन ने बहुत बड़ा योगदान दिया है रूस में साम्यवाद को पैदा करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है? रूस के बाद में सबसे पहले तो रूस चपेट में आता है साम्यवाद की। ठीक है, और रूस के बाद में अगला जो देश सामने आता है वो कौन आता है? चीन। और चीन में तो इस साम्यवाद को लेकर पार्टी बन गई थी जो आज भी वहां मौजूद है, CPC। ठीक है, CPC। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया चीजें? तो दुनिया में सबसे पहले साम्यवादी क्रांति कहां हुई? रूस में। साम्यवादी देश कौन बना है? सबसे पहला साम्यवादी साम्यवादी देश कौन बना है? साम्यवादी देश रूस बना है। ठीक है, और साम्यवाद के लिए क्रांति करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन आएगा? लेनिन। प्रथम व्यक्ति कौन आएगा? लेनिन। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद में क्रांति कहां हुई है? रूस में हुई है। चलो ये यहां तक तो हमने पृष्ठभूमि समझी कि कैसे साम्यवाद जो है वो विश्व में बढ़ रहा है। यहाँ कार्ल मार्क्स ने पहले कह दिया था जैसे कि औद्योगिक क्रांति हुई है जिसमें पूंजीपति होकर उद्योगपति का विकास हुआ है, वैसे ही एक क्रांति होगी जिसमें किसान और मजदूरों का विकास होगा। और ये क्रांति बिल्कुल हुई। सबसे पहले इस क्रांति को शुरू करने वाला देश था, या जिस देश में शुरू हुई थी वो था रूस। रूस में 1917 में ये शुरू होती है, चीन में फैलती है, और भी बहुत सारे जो देश है वहां धीरे धीरे इसके प्रचार प्रसार, इसकी विचारधाराएं, तो वो क्रांति होती है ना, तो धीरे धीरे इसके प्रचार प्रसार, इसकी विचारधाराएं जो है वो दूर दराज लोगों तक पहुंचती है। और देखो इस वक्त ये 1900 का समय चल रहा है ना, दिख रहा है तुम्हें? ये 1900 का ही जो समय चल रहा है ना, इस समय में, इस दौरान जो भारत के बहुत सारे जो व्यक्ति थे ना वो पढ़ने के लिए विदेश गए हुए थे, और इस दौरान ये क्रांति वगैरह हो रही है। तो हमारे जो लोग थे विदेशों से जब लौट रहे थे, भारत की ओर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो अपने दिल में साम्यवाद की भावना लेकर आ रहे थे।
तो भारत में साम्यवाद लेकर आने वाले व्यक्ति कौन है अगर हम बात करते हैं, तो बाहर से जो पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं या बाहर से जो प्रेरित जो व्यक्ति है या जिसका विदेशों से ट्रांजैक्शन है, रूस है, चीन है या अन्य देशों से, तो वहां से वो एक विचारधारा लेकर आ रहे हैं साम्यवाद। तो उन्हें लगा कि भाई साम्यवाद से गरीब, किसान, मजदूर, दलित वर्गों का विकास है और ये गलत नहीं है, ये सही है। जो पैसे वाला है, जो जमींदार है, ठीक है, जो जमींदार है, जो सूबेदार है, वो पहले से बहुत पैसे वाले हैं और बेचारा पिसता कौन है, किसान है, मजदूर है। तो उसकी मदद करने के लिए, इस किसान को, इस मजदूर को, इसकी मदद करने के लिए, इसका शोषण नहीं हो, इसका विकास हो और ये बराबर आए, इसलिए आपके यहां भारत में भी साम्यवाद को शुरू किया गया। तो बात समझे? तो यहां तक क्या होता है, विदेशों से लोग आ रहे हैं, विदेशों से क्या हो रहा है, विदेशों से लोग आ रहे हैं और रूस और चीन की इस साम्यवादी क्रांति की विचारधारा अपने दिल में लेकर आ रहे हैं और भारत में साम्यवाद की स्थापना करने आ रहे हैं। तो ये पॉइंट यहां क्लियर हो गया। अब हुआ क्या है, देखो, अगर हम एक छोटी सी क्लियर बात समझे तो हुआ यहां क्या, अगर हम बात करें तो भारत में, अब बात कर लेते हैं भारत में वामपंथी आंदोलन, भारत में वामपंथी आंदोलन। अब भारत के इस वामपंथी आंदोलन को शुरू करने में सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रभाव किसका है, ठीक है। वामपंथी का मतलब समझ गए ना, यहां साम्यवाद की बात हो रही है, साम्यवाद या आप कह सकते हो समाजवाद की। तो भारत में अगर हम बात करें तो इसका प्रभाव किसका है, प्रभाव में अगर मैं बात करूं तो रूस व चीन की साम्यवादी क्रांति, इसका भारत पे प्रभाव पड़ा। इससे इस विचारधारा को लेकर लोग भारत में क्या होते हैं, भारत में आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो भारत में इसको शुरू करने का श्रेय कह सकते हैं कि किस व्यक्ति ने इसको शुरू करता है। तो ध्यान से सुनना, 1920 में एक व्यक्ति थे एम एन रॉय ने ताशकंद में सीपीआई की स्थापना की है। बात समझे, इसी वामपंथी मतलब इससे साम्यवाद से प्रभावित होकर 1920 में एम एन रॉय ने ताशकंद में, ठीक है, एम एन रॉय ने ताशकंद में सीपीआई की क्या की है, स्थापना की है। हालांकि एक बात और ध्यान रखना, यही जो एम एन रॉय है ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के मेंबर भी रह चुके हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इंग्लिश में लिख दो ये तो चल जाएगा, इंटरनेशनल के मेंबर भी रहे, ये ध्यान रखना। और इन्होंने क्या किया है, ताशकंद में सीपीआई की स्थापना की है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अभी तसल्ली रखो, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भी स्थापना करेंगे, तसल्ली रखो, ठीक है। हुआ क्या, आगे देखो, अगली जो घटना है वो 1925 की है। ये भारत में हो रहे सारे काम, ठीक है, भाई भारत या भारतीय लोगों के द्वारा। 1925 में कानपुर में सत्य भगत द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा था जिसका नाम क्या था, सत्य भक्त के द्वारा कानपुर में सीपीआई की क्या की गई, स्थापना की गई। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। तो 1925 में सत्य भगत ने क्या किया है, कानपुर में सीपीआई की स्थापना कर ली। वही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में 1931 में एक पार्टी पैदा हो रही है जिसका नाम क्या है, 1931 में कराची अधिवेशन होता है, उसकी बात भी करेंगे 1934 में, ठीक है। 1934 में आपके यहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की जाती है जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी के द्वारा। ध्यान से सुनना, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हो रही है और स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पार्टी की क्या की, स्थापना की। कब की,
1934 में की। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आप लोग इस चीज का जवाब दो कि कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता कौन थे? कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता कौन थे जिन्होंने साम्यवादी क्रांति में भाग लिया, जो साम्यवादी क्रांति के समर्थक भी रहे, ठीक है, और साम्यवाद के प्रचार प्रसार में भी इन्होंने अपना योगदान दिया? तो यूं समझे, कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता कौन थे? कांग्रेस ने भी साथ दिया है ना, तो कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता कौन थे जिन्होंने साम्यवादी क्रांति में अपना योगदान दिया, जो साम्यवादी क्रांति के समर्थक थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और कौन थे बेटा? सुभाष चंद्र बोस। और कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। चलो, यहां क्लियर हो गई सारी चीजें? बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस में प्रसिद्ध नेता के नाम पर आए हैं, साम्यवादी क्रांति में भाग लेने वाले प्रसिद्ध नेता जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। यहां चीजें क्लियर हुई है? समझ में आया ये फैक्ट? क्या पढ़ाया मैंने ये पढ़ाया कि भारत में कैसे वामपंथी आंदोलन जो है वो धीरे धीरे फैल रहा है। कैसे फैला? लोगों ने पार्टियां बनाई, ठीक है, पार्टियां बनाकर धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया, और इस प्रचार प्रसार का फायदा ये हुआ कि कराची में जो अधिवेशन होता है, ठीक है, कराची में जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में मैंने आपको ये बताया था ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आजादी चाहिए। तो वहां सामाजिक और आर्थिक आजादी का मतलब यही था कि मजदूर, जो गरीब वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उसका भी विकास चाहिए, उसकी भी आजादी जरूरी है, ठीक है, वो बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहां तक क्लियर हो गया? एक बार फिर देख लो, हमारे भारत में साम्यवाद जो है, समाजवाद आप यूं कह लो, साम्यवाद और समाजवाद कहां से आता है? तो रूस और चीन में जो क्रांति हो रही है उससे विचारधाराएं आती है भारत के अंदर। 1920 में एमएन रॉय ताशकंद में सीपीआई पार्टी की स्थापना करते हैं। 1925 में सत्यभक्त जो है वो कानपुर में सीपीआई की स्थापना कर रहे हैं, और 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की जा रही है जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी द्वारा। कांग्रेस के जो प्रसिद्ध नेता हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये इसमें क्या ले रहे हैं? मतलब पूरा का पूरा इन्होंने भी काफी अच्छा योगदान दिया है। यहां तक चीजें क्लियर? चलो आगे एक छोटी सी बात तुम्हें और बतानी है, वो ये है कि साम्यवाद को या आप कह लो समाजवाद को फैलाने के लिए भारत में कौन कौन सी पत्रिकाएं चल रही थी। मतलब इससे होता है क्या, भी किसान और मजदूर वर्गों के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों को अवेयर तो करवाया जाए कि हम लोग आपके लिए ये कुछ कर रहे हैं। तो आपके यहाँ भारत में साम्यवाद के प्रचार प्रसार के लिए, साम्यवाद, ठीक है, या समाजवाद के प्रचार प्रसार के लिए कुछ पत्रिकाएं निकाली गई थी। प्रचार प्रसार के लिए क्या की गई थी? कुछ पत्रिकाएं निकाली गई थी। तो उन पत्रिकाओं के बारे में भी थोड़ा बहुत कभी ना कभी सुना होगा, एग्जाम में देख लोगे। एक पत्रिका थी नवयुग, नाम सुना है इसका? नवयुग। तो नवयुग जो है वो बंगाल से निकाली जाती थी, और मुजफ्फर अहमद करके नाम था, ठीक है, मुजफ्फर अहमद। मुजफ्फर अहमद, और ये कहां से निकाली जा रही है? बंगाल से निकाली जा रही है, ठीक है, मुजफ्फर अहमद, ठीक है, मुझे याद आएगा, चलो, मुजफ्फर अहमद द्वारा बंगाल से निकाली जा रही है। और ये नवयुग जो पत्रिका है वो किसके ऊपर आधारित है? साम्यवाद से है, ठीक है, किस पर आधारित है? साम्यवाद से। एक आपकी है सोशलिस्ट, और इसी के साथ सोशलिस्ट के साथ एक पत्रिका और आ जाती है जिसको आप कहते हो गांधी व लेनिन। अगर हम इनकी बात करें तो इनको चलाने वाला व्यक्ति था श्रीपाद अमृत पांडे, श्रीपाद अमृत पांडे, और ये बंबई से चलाई जा रही है, ठीक है, बॉम्बे से चलाई जा रही है। श्रीपाद अमृत डांगे, पांडे मिल जाता है, डांगे मिलता है, डांगे, पांडे नहीं, डांगे। चलो एक और पत्रिका आती है जिसका नाम अगर हम देखेंगे, एक इनकलाब।
अच्छा, इनकलाब वाले तो आप बता ही सकते हो, इसका नाम तो सबने सुना ही होगा। मुझे ये बताओ, इनकलाब जो है वो किसके द्वारा चलाई गई थी? ठीक है, किसके द्वारा चलाई गई थी, कहां से चली थी ये पत्रिका जिसने साम्यवाद का पूरा प्रचार प्रसार किया है? नाम बताओ मुझे, बोलो, नाम बोलो इसका। इनकलाब पत्रिका जो है वो किसके द्वारा चलाई गई थी? एग्जाम में आई हुई है एक्चुअल में, ये आई हुई है। बताओ इसका नाम, तो मैं तुमसे सुनना चाहती हूं। गुलाम हुसैन। तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी, मुझे पता है। गुलाम हुसैन, और ये लाहौर से चल रही है। ये पत्रिका कहां से चल रही है? लाहौर से चल रही है। एक और आती है लेबर किसान गजट, लेबर किसान गजट। ये अगर लेबर किसान गजट की हम बात करें तो इसका एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। एम सिरगारबेल, एम सिगारबेल। हालांकि ये कम पढ़ने को मिलता है, मैंने बहुत टाइम पहले इसको देखा था। ये मद्रास से चलती थी, बस जगह याद है, बाकी से चलाने वाले सिगारबेल थे, एम सिगारबेल। पॉइंट यहां तक क्लियर होता है। ये कम पूछी जाती है। इनकलाब आ जाती है, नवयुग देखने को मिल जाते हैं। ये दोनों पत्रिकाएं एग्जाम के अंदर आ जाती है एग्जैक्टली, ठीक है ना। बाकी ये कम मिलती है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देख लो छोटी मोटी है ना, तो उनमें नहीं आता। पॉइंट यहां तक क्लियर होता है। तो साम्यवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए ये कुछ पत्रिकाएं मैंने आपको बताई हैं, जो क्या करती थी पूरे भारत में ये जो साम्यवाद है, जो समाजवाद है, जिससे किसानों और मजदूर वर्गों के विकास की बात हो रही है, इन्हें बाकी जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके बराबर लाने की बात हो रही है। ठीक है, आजादी में ये योगदान दे रहे हैं अपना, तो इन्हें भी कोई ना कोई लाभ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसान और मजदूर वर्ग पहले जो थे वो राजाओं के अधीन थे बेचारे, कोई अधिकार कोई शक्ति नहीं थी, फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए, फिर ये बेचारे अंग्रेजों के मतलब ब्रिटेन के ताज के अधीन हो गए, और आगे चलकर ये बड़े जो जमींदार वर्ग है उनके अधीन रह जाए, भारतीयों के अधीन हो जाए। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात को ध्यान रखा गया संविधान में भी और आजादी के दौरान भी, कि किसान और मजदूर वर्ग है उसका बेचारे का शोषण हमेशा से होता आया है। ठीक है, हमेशा से होता आया है। दुनिया जिस दिन से बनी है उस दिन से इनका शोषण हो आ रहा है। तो आगे चलकर हमारे देश में ये किसान और मजदूर वर्गन का शोषण ना हो, इनका भी विकास हो, इस चीज को लेकर संविधान में बहुत सारे पहलू जोड़े भी गए हैं। हालांकि वामपंथी आंदोलन जो है वो आगे चलकर निष्क्रिय हो जाता है, इतना काम नहीं कर पाता है। यहां से क्लियर हो गया? ठीक है, चलो डन। ये पत्रिकाएं देख ली, ये दो बेटा एग्जाम में आती है, रट लो भाई। मैं तुम्हें नहीं कहती सारे रटो याद करो, पर कुछ जो मुख्य है ना वो एग्जाम में पूछ लेता है। नवयुग है और इनकलाब है, ये एग्जाम के अंदर पूछी हुई है और आगे भी आ सकती है। भाई इनका संबंध पूछ लेना तो ये साम्यवादी विचारधाराओं को फैलाने का काम करती थी। अब अगर मैं बात करूं तो आपके यहाँ इससे प्रभाव क्या पड़ता है, तो देखो बेटा सबसे पहली बात करते हैं तो आगे चलकर ये क्या होती है, खत्म हो जाती है, ये कमजोर पड़ जाती है। ये कमजोर क्यों पड़ती है? साम्यवाद जो है वो कमजोर क्यों पड़ता है भारत में? साम्यवादी पूरी जो विचारधारा है वो रूस से चलती है। कहां से चलती है? रूस से चलती है। रूस से विचारधाराएं भारत में आती है और भारत वैसा ही काम कर रहा है जैसा रूस उन्हें कहता है, क्योंकि साम्यवाद कहां से? रूस से हुआ प्रभावित। तो जो चीजें रूस के अंदर हो रही हैं वो चीजें भारत में होती। आगे चलकर जब दूसरा विश्व युद्ध होता है, ध्यान से सुनना, दूसरा विश्व युद्ध होता है तो रूस और ब्रिटेन मिल जाती है। क्या होता है? रूस और ब्रिटेन दोनों आपस में मिल जाती हैं। अब यहाँ क्या होगा, जो भारत में साम्यवादी के पक्षधर हैं, ये साम्यवादी के जो विचारक हैं, ये आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन किसके विरुद्ध हो रहा है? अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहा है और अंग्रेज जो है वो रूस के साथ है, साम्यवाद के साथ है। तो हमारे यहाँ जो साम्यवादी लोग थे वो ब्रिटेन के साथ खड़े हो गए थे। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो आगे चलकर देखो रूस भी लगभग वहां से भी देखो, अगर किसी दूसरे देश से कोई क्रांति या कोई आंदोलन अगर प्रभावित हो रहा है या वहां से विचारधाराएं ले रहा है, तो मुझे बताओ, जैसे कि रूस की स्थिति अलग है, भारत की स्थिति अलग है। ठीक है, रूस में इतनी ज्यादा बहुसंस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, मतलब वो कहते हैं ना कि 1 किलोमीटर के दायरे में तो पानी बदल जाता है, व्यक्ति तो दूर की बात छोड़ो, पानी बदल जाता है। हमारे यहाँ कहीं घास है, कहीं हरियाली है, कहीं रेगिस्तान है, ठीक है, कहीं बर्फ के पहाड़ है। तो भारत में तो बहुसंस्कृति है, भौगोलिक क्षेत्र ही इतना विभिन्न है कि कहीं कुछ मिले कहीं कुछ मिले।
मैं तो बच्चों को कहते भी हूँ पूरा भारत, पूरा विश्व घूम लो, भारत घूम लो की बात है। भारत में सारी वैरायटी मिलेगी तुम्हें, घने जंगल है, पेड़ है, नदी है, झील है, सूखा है, रेगिस्तान है, बर्फ है, बर्फीले पहाड़ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जाओ आपको ठंडी ठंड मिलती है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपको गर्मियों में जैसे जाना है तो आप जैसलमेर आ जाओ, हमारे पास कहाँ दिक्कत है, जैसलमेर में रहो। और आपको नमी वाला क्षेत्र चाहिए तो आपके मद्रास, केरल, तमिलनाडु जो है ना, यहाँ नमी बहुत ज्यादा रहती है, आप इस क्षेत्र में रह सकते हो। हरियाली बहुत ज्यादा देखनी है आपको, शांति प्रिय पहाड़ वगैरह देखने हैं तो आप सेवन सिस्टर्स की तरफ चले जाओ। तो ये मान के चलो पूरे भारत में बहुसंस्कृति है, जहां लोगों का कल्चर, रहना, खाना, पीना, कपड़े, रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। तो वहां ये विचारधारा जो है अपनानी बहुत थोड़ी सी क्या थी बेटा, मुश्किल थी। ठीक है, तो रूस की स्थिति भारत में सेम नहीं है, तो लोग रूस की विचारधाराओं को भारत में अपना रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या है, मिसकंसेप्ट भी है। रूस में अलग है चीजें, भारत में अलग है। रूस से हम लोग ले रहे हैं परंतु भारत में चीजें लागू नहीं हो पा रही हैं। और फिर आगे चलकर क्या होता है, ये राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लेते, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन और रूस एक हो जाता है, तो साम्यवाद जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती है, तो आगे चलकर ये धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। परंतु ये हमारे संविधान के निर्माणकर्ता जो थे, आपके जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, आपके राजेंद्र प्रसाद है, आपके BR अम्बेडकर है, बहुत सारे व्यक्ति हैं संविधान में, नो डाउट। तो उन लोगों ने ये चीज का ध्यान रखा, क्योंकि उस वक्त ये आंदोलन में थे। जैसे नेहरू जो है इन्होंने आपके भारत में समाजवाद को जोड़ने का बहुत बड़ा योगदान इन्हीं का रहा था। इन्होंने कहा था कि ऐसी व्यवस्था को अपनाई जाए जिससे गरीब व्यक्ति का भी क्या हो, विकास हो। तो जो संविधान बनाने वाले जो व्यक्ति थे ना, उन्होंने इस चीज का ध्यान पूरा रखा है। परंतु ये वामपंथी जो आंदोलन चल रहा था भारत में, प्रचार प्रसार हो रहा था, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, एक तरह से कमजोर पड़ जाता है ये पूरी तरह से लास्ट में आते आते। तो अच्छा, इसका प्रभाव क्या रहा? अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो इस प्रभाव में किसान आंदोलन होने शुरू हुए, छोटी छोटी जगहों पर किसानों ने अपना हक मांगना शुरू किया। मजदूर आंदोलन हुए हैं, मजदूरों ने अपना हक मांगना शुरू किया है, किसानों ने अपना हक मांगना शुरू किया है। तो मजदूरों को और किसानों को एक हिम्मत मिली कि हम भी इनके बराबर उठ सकते हैं, हम भी इनके क्या हो सकते हैं, बराबर आ सकते हैं। इसी के साथ में इस वामपंथी आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया पहलू जोड़ दिया। वामपंथी आंदोलन ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन में एक पहलू जोड़ दिया, एक और बातचीत जोड़ दी। इतने दिन हम एक ही बात कह रहे थे, एक और लक्ष्य दे दिया, ठीक है। और इतने दिन हम कह रहे थे कि हमें राजनीतिक आजादी चाहिए, हमारे देश का शासन हम चलाए, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात हो रही थी। परंतु अब हमने 2 लक्ष्य और अपना लिए, और 2 लक्ष्यों में एक तो क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता, एक तो क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता, और एक है सामाजिक स्वतंत्रता। एक है आर्थिक स्वतंत्रता, एक है सामाजिक। मतलब देश आजाद केवल और केवल इस स्तर पर नहीं होगा कि स्वशासन, हमें हमारा देश चाहिए ताकि हमारे देश का स्वशासन हम चलाएं, ना जी। पता चले भारतीय देश का स्वशासन चला रहे बेचारे किसान और मजदूर अब भी पिस रहे, ऐसा नहीं होगा ना। देश में राजनीतिक स्वतंत्रता आएगी, वैसे ही आर्थिक स्वतंत्रता आएगी, सबको कमाने और खाने का हक मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो गरीब है, जो मजदूर है, वो हमेशा गरीब, मजदूर और किसान ही रह जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी, चाहे किसान हो, मजदूर हो, ठीक है, उसको आगे बढ़ने का पूरा हक मिलेगा, आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी और कमाने खाने का हक सबको मिलेगा। इसी में समाज में क्या होगी, समानता होगी। इसी में क्या होगी, समाज में समानता रखी जाएगी। किसान है, मजदूर है, बड़ा उद्योगपति है, कोई भी हो, सब में क्या होगी, समानता होगी। और जो बड़े वर्ग हैं वो क्या करेंगे, जो बड़े वर्ग, जो मतलब पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो उन गरीब लोगों की सहायता करेंगे उनका विकास करने में। ऐसा नहीं है कि देश आजाद हो गया और आजाद होने पे बेचारे किसान और मजदूर रह गए, उनको तो आजादी अभी भी नहीं मिली। क्योंकि देश तो लगभग, यूं कहते हैं, देश तो लगभग 200 साल ही गुलाम रहा है, परंतु ये बेचारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, ये तो न जाने कब से गुलाम है, तो इनकी आजादी भी जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, राजनीतिक आंदोलन में 2 पक्ष जोड़ दिया, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी, ठीक है। तो ये वामपंथी आंदोलन का ही योगदान है, बात यहां तक क्लियर होती है। प्लस जो साम्यवाद है, इसने धर्म निरपेक्षता की भी बात की।
इन्होंने क्या किया, ये जो साम्यवाद जो फैलाने वाले थे ना, किसान और मजदूर, तो उन्होंने कहा कि हमें किसान और मजदूर जो है उनमें कोई अंतर नहीं, कोई मजदूर चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका क्या धर्म है, क्योंकि किसान एक किसान होता है। किसान को आप किसी जाति से नहीं तोल सकते। मजदूर मजदूर होता है, आप उसे हिंदू मुसलमान किसी धर्म के आधार पर नहीं तोल सकते हो, नहीं बांट सकते हो। ये क्या थी? देखो बेटा, होता यही है, जो अमीर लोग होते हैं ना, तो अमीर जो व्यक्ति होते हैं, धनवान व्यक्ति, पूंजीपति होते हैं, उद्योगपति होते हैं ना, वो दो भाई आपस में लड़ लेते हैं, क्योंकि पैसा आ जाता है वहां पे, ठीक है, नाम आ जाता है वहां पे, इज्जत आ जाती है वहां पे, ठीक है। वो क्या करते हैं, नाम एक झूठी शान के लिए दो भाई आपस में लड़ लेते हैं। और जो किसान और जो गरीब वर्ग जो होता है ना, जब उन पे कोई मुसीबत आती है ना किसी एक किसान पे, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। गांव के अगर किसी एक किसान पे मुसीबत आती है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। उसमें क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो घर में अनाज खा रहे हो, वो किसको पता है कि एक मुस्लिम किसान ने बनाया है, या किसी सिख किसान ने बनाया है, किसी हिंदू किसान ने बनाया है? आप नहीं तय कर सकते, आपको नहीं पता, ठीक है भाई। जो लोग हिंदू मुसलमानों में जो डिफरेंस बनाते हैं, मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अनाज कहां से आ रहा है ये आपको नहीं पता। हिंदू किसान है, कौन सा किसान है, किस जाति का किसान है? किसान मजदूर की क्या जाति है, मुझे ये बताओ। मैं कहती हूँ जाति किसी की नहीं है, परंतु हम लोग क्या करते हैं, बड़े स्तर पर इसको फैलाने की कोशिश करते हैं। घर में अगर आपके कोई भी सामान बन के आ रहा है, कोई पैक होकर आ रहा है, तो आपको क्या पता है वो हिंदू है या मुसलमान है? बस हम लोग क्या करते हैं, दिखावे के नाम पर हमें पता चल जाता है मुस्लिम है तो हम 36 के आंकड़े पे, ये हिंदू है तो हम 36 के आंकड़े पे हो जाते हैं। बाकी इस वर्ग ने ये बहुत अच्छी बात समझाई, धर्म निरपेक्षता की, सब है हम एक साथ हैं, ठीक है। कोई वर्ग नहीं, कोई जाति नहीं, किसी भी आधार पर हम अलग से नहीं होंगे। तो ये सारे जो प्रभाव है, ये आपके वामपंथी आंदोलन के द्वारा भारत के ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपका वामपंथी जो आंदोलन है वो मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। वामपंथी जो आंदोलन है वो कंप्लीट होता है, वामपंथी आंदोलन कंप्लीट है। अब अगर हम कल शुरू कर लेते हैं, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण 2 पढ़ेंगे। कल की क्लास सेपरेट हो जाएगी उसकी पूरी की पूरी तरह से। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जैसे अपने पहला चरण पढ़ा है मैंने, पहला चरण मैं आप सबको पढ़ा चुकी हूँ कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पहला चरण क्या था,